नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। उत्तर प्रदेश के तो नतीजे आ गए। अब नतीजों का 2024 में क्या फ़र्क पड़ेगा, सेमीफाइनल इसे बताया जा रहा था, तो सेमीफाइनल तो योगी जी ने निकाल लिया। तो क्या मोदी जी भी अब 2024 का जो फाइनल है वो आसानी से निकाल लेंगे? क्या योगी ने मोदी का रास्ता आसान कर दिया है? अपोजिशन क्या करेगा? क्या केजरीवाल अब 2024 में मोदी को चुनौती देंगे या वो देने की स्थिति में आ सकते हैं? कांग्रेस और बीजेपी दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उसके अलावा जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें किसी भी क्षेत्रीय पार्टी ने एक से ज़्यादा राज्यों में कभी भी अपनी सरकार नहीं बनाई है। आम आदमी पार्टी, जिसको 10 साल भी नहीं हुए हैं अपने अस्तित्व को बनाए हुए, उन्होंने पहली बार दिल्ली के साथ साथ पंजाब यानी 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है। तो बड़ा सवाल उठता है कि 2 ही राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो क्या इस रूप में बराबरी पर आ गए हैं केजरीवाल? एक सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी बड़ी कोशिश कर रही हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही थी। वो गोवा में भी चुनाव लड़ी। गोवा में उन्होंने कांग्रेस का खेल खराब किया, कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती दी और ये कहा कि सोनिया गांधी से मिलना कोई ज़रूरी है कि जब मैं दिल्ली जाऊं उनसे मिलूं। कांग्रेस कब तक चुप बैठी रहेगी? कांग्रेस सामने नहीं आ रही तो किसी और को सामने आना पड़ेगा। इस तरह की बातें करती रही थी ममता बनर्जी। लेकिन ममता हिंदी भाषी इलाकों में उतनी लोकप्रिय नहीं है। लोकप्रिय तो है लेकिन थोड़ी भाषा शैली ऐसी है और थोड़ा शायद संप्रेषण और अपनी बात पहुंचा देने का जो अंदाज़ है वो केजरीवाल का उनके मुकाबले बेहतर है। केजरीवाल देखिए अपने भाषण की शुरुआत वंदे मातरम, भारत माता की जय से करते हैं और हिंदुत्व की बात भी वो से परहेज़ नहीं करते, राष्ट्रवाद की बात से वो परहेज़ नहीं करते। तो क्या वो मोदी को चुनौती देने की सूरत में आ सकेंगे? आज देखिए पंजाब में जीत के बाद उन्होंने जो अपना भाषण दिया वो भी ऐसा लग रहा था कि अपने आप को एक देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हो। उन्होंने देश की बात की कि देश के सपने पूरा करने का वक्त आ गया है, पंजाब तक वो सीमित नहीं रहे। तो ये क्या मतलब इसका निकलता है, इसका भी आप अंदाज़ा लगाने की अपनी तरफ से एक कोशिश कर सकते हैं। मैं तो आपको संकेत भर दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि मोदी को कितना सहारा मिला है। अमित शाह, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि अगर 2024 में मोदी को जिताना है तो 2022 में योगी को जिताना होगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा ठीक है साहब, आप जो फरमा रहे हैं इसे हम पूरा कर देते हैं। तो क्या आसान हो गई है राह? संघ कितना खुश होगा? जो योगी अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते रहे, जैसे AK शर्मा को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया या बड़ा पद नहीं दिया, तो क्या अब वो संवाद की शैली और बनेगी? क्या संघ को लगेगा कि हिंदुत्व का एजेंडा पूरा करने में योगी ज़्यादा सक्रिय हैं? 2024 का जब चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी 74 साल के हो जाएंगे। वैसे तो घोषित नहीं है लेकिन 75 साल बाद एक तरह से सियासी वानप्रस्थ आश्रम भेज देने की नीति पर मोदी सरकार या बीजेपी चलती रही है। तो क्या 2024 का चुनाव मोदी लड़ेंगे लेकिन बाद में क्या जगह योगी के लिए खाली हो सकती है? या नंबर 2 पर योगी आ गए हैं? अगर वो नंबर 2 पर आ गए हैं तो क्या अमित शाह को ये सुहाएगा, अंदर अंदर ये सुहाएगा? ये भी कुछ बड़े सवाल हैं जो उठकर सामने आ रहे हैं। विपक्ष की बात हमने की, विपक्ष की बात और ज़्यादा विस्तार से थोड़ा आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल तो राष्ट्रपति चुनाव में मोदी जी को बहुत बड़ी राहत मिली है, बहुत बड़ी राहत कि अब उनको किसी दूसरे दल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से जिसको राष्ट्रपति चाहेंगे उसको बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि 1.5-2% का वोट उनको और ज़्यादा चाहिए होगा जिसका वो आसानी से जुगाड़ कर लेंगे। एक चीज़। दूसरा, अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जीत जाते तो पूरा विपक्ष नए सिरे से हमले करता, नए सिरे से तैयारी करता, नए सिरे से एक किलेबंदी करने की, घेरेबंदी करने की कोशिश करता। अब विपक्ष का साहस टूटेगा, विपक्ष और ज़्यादा बिखरेगा। या कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बहाने विपक्ष सबक लेगा और सबक लेगा कि हमें एक साथ होना है और अब तो मजबूरी है, अगर मोदी को हटाना है तो पूरे विपक्ष को, समूचे विपक्ष को आपसी मतभेद भुलाकर एक किसी भी सूरत में होना ही पड़ेगा। क्या इस तरफ कहानी जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जो कि सबके मन में उठ रहा है। KCR अचानक सक्रिय हुए, स्टालिन अचानक सक्रिय हुए। हालांकि इनकी अपनी अपनी मजबूरी है कि KCR की मजबूरी ये है कि तेलंगाना के अंदर बीजेपी बड़ी तेज़ी से
पैर पसार रही है, वह कांग्रेस को वो तीसरे नंबर पर धकेल रही है। देखिए, जहां भी बीजेपी घुसती है उसका पहला मकसद होता है कि दूसरे नंबर की पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेला जाए और खुद को नंबर 2 पर लाया जाए और फिर आखिरी में नंबर 1 की पार्टी पर अंतिम वार आक्रामक अंदाज में किया जाए। तो क्या केसीआर हैं, शरद पवार हैं, स्टालिन हैं, उद्धव ठाकरे हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सब लोग सबक लेंगे? क्या अब राहुल गांधी ये सबक लेंगे कि वो विपक्ष का सिर्फ एक हिस्सा मात्र हैं, वो धुरी नहीं रह गए? कांग्रेस ये छोड़ देगी लालसा कि वो विपक्षी एकता की धुरी भी बनकर रह सकती है? तो क्या इस बहाने अगर वो ऐसा करते हैं तो ही पूरा विपक्ष एक हो सकेगा और मोदी को चुनौती दे सकेगा? कुछ लोग तो अभी से कहने लग गए हैं कि अब मोदी के लिए यूपी जीतने के बाद इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीतना आसान हो गया है। हिमाचल की बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि पिछले साल हिमाचल में मंडी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ था, 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी को करारी हार मिली थी। 4 सीटें बीजेपी के पास थी और 4 सीटें कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली थी। उस हिमाचल प्रदेश में जहां मुसलमान गिनती के हैं, 2-3-4% से ज़्यादा नहीं है, और तब वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महंगाई को इसके लिए जिम्मेदार बताया था, और जिसमें एक तरह से बेरोजगारी भी शामिल थी, और इससे बीजेपी हिली हुई थी। तो क्या अब हिमाचल में उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी? क्या गुजरात में राहत मिल जाएगी? मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि उत्तर प्रदेश चुनाव अगर बीजेपी हार जाती तो भी 2024 में उनकी संभावनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, खास फर्क नहीं पड़ता। अगर गुजरात वो इस साल हारते हैं तो उसका बड़ा साइकोलॉजिकल फर्क अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर पड़ सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जीत के बाद क्या गुजरात की राह थोड़ी आसान होती दिखती है? स्वाभाविक है कि गुजरात में बीजेपी के खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मजबूत किलेबंदी की थी। 100 से नीचे सीटें आई थी बीजेपी की, जैसे तैसे 99 सीटें आई थी, सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। 182 की वहाँ विधानसभा है और आप जानते हैं कि इसके आधे 92 चाहिए जीत के लिए। तो इस बार पंजाब की जीत से उत्साहित होकर, गोवा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, उत्तराखंड में अपनी वोट परसेंटेज के हिसाब से उपस्थिति दर्ज कराकर अरविंद केजरीवाल नए सिरे से गुजरात पर हमला करेंगे। उन्होंने एक म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में भी ठीक ठाक सीटें हासिल की थी, और अगर वो आक्रामक अंदाज में सीधे सीधे मोदी को उनके गढ़ में चुनौती देते हैं, जो उनकी कर्म क्षेत्र और तमाम उनकी राजनीति की एक तरह से भूमि रहा है, तो क्या इससे केजरीवाल बीजेपी का फ़ायदा ही कराएंगे, कांग्रेस का नुकसान ही होगा? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। केजरीवाल भी थोड़ा सा अपने आप को अराजक, ये कह चुके हैं कि मैं अनार्किस्ट हूँ और इस तरह की बातें। उनके लिए एक दूसरा दोष ये है कि दूसरे दल बड़ा अविश्वास करते हैं, दूसरे दलों के साथ उनकी उस रूप में दोस्ती नहीं है, उतना उनकी पैठ नहीं है जितनी ममता बनर्जी की पैठ है। ममता बनर्जी के साथ अखिलेश भी हैं, शरद पवार भी हैं, सोनिया गांधी से भी उनके अच्छे संबंध हैं। तो क्या विपक्ष के बीच में, 2 नेताओं के बीच में कौन चुनौती दे सकता है मोदी को? इसको लेकर लड़ाई चलती रहेगी, या प्रशांत किशोर जैसे कह रहे हैं कि एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया की ज़रूरत है? तो क्या विपक्ष कोई आउट ऑफ बॉक्स आइडिया निकाल पाएगा जो मोदी को 2024 में चुनौती दे सके, या फिर 2024 में जनता को ही मोदी के खिलाफ सामने आना पड़ेगा? और एक लाभार्थी स्कीम के तहत अगर आप उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत सकते हो, पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव में आप खुद क्लेम करते रहे कि 22-23 करोड़ देश भर में लाभार्थी हैं और उनका वोट बड़ी संख्या में उनको मिला, तो क्या 2024 में लाभार्थियों के बल पर विपक्ष की जो भी एकता बनेगी उस पर सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब होगी? विपक्षी दलों के बारे में एक लाइन कही जाती है कि वो 1 साल से ज़्यादा एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, और जब एक साथ आते हैं तो 6 महीने से ज़्यादा एक साथ नहीं रह सकते। तो इसका फ़ायदा क्या मोदी को मिलेगा, या टीना फैक्टर वैसा ही कैसा काम आएगा? आप भी विचारिएगा, हम भी विचार करते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।